Welcome to my YouTube channel Gate Mechanical, which is related to Gate or other engineering exam, which is JEE, SSC JEE, RS, MSB, JEE, JEE IAS, Gate, and many more engineering exams, which is very useful for everyone. So here हम और ये जो मैं भी लेक्चर जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, सारे जितने भी लेक्चर है मैं इन हिंदी विथ फुल बेसिक के साथ करवा रहा हूँ और इतना इजी समझा रहा हूँ जिससे तुम्हें बाद में कभी यूँ सोचना ना पड़े कि यार ये चीज़ क्या होती है, और तुम्हें इजीली हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उस चीज़ को। तो मैं वैसे शुरुआत तो मैं उस चीज़ की करा रहा था। हमने सोम पढ़ रहे थे। सोम मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे। तो हमने कुल मिला के जो प्रीवियस जो रिवीजन है उसमें, जैसे रिवीजन में जो भी हमने किया, लाइक डिफॉर्मेशन बॉडी क्या होती है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है। कि जो भी कोई भी दो बिंदु, किसी बॉडी के कोई भी दो बिंदु, अगर कोई बाहरी फोर्स लगाने पर वो अपनी जो कंडीशन में है सेम वहीं रहे, कोई चेंज इनमें कोई चेंज ना हो, तो इस तरह की जो बॉडी होती है उसे हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो इसे हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। सेम इसी का अगर वाइस वर्सा देखा जाए कि अगर बॉडी मतलब इनका इसी का अगर रिवर्स करे, क्या किसी बॉडी के दो पॉइंट अगर उनकी पोजीशन बाहरी फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चेंज हो, तो वो बॉडी हमारी कहलाएगी डिफॉर्मेबल बॉडी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और चीज़ ये एक और चीज़ देखी थी हमने कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस के बारे में भी हमने ये जान लिया था कि जो भी किसी बॉडी में अगर हम टेंसाइल फोर्स लगावे या कोई कंप्रेसिव फोर्स लगावे, ये आपको मैंने बताया ना कि टेंसाइल फोर्स क्या होता है और कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है। अब जब आप शुरुआती स्टूडेंट हो तो आपको टेंसाइल का मतलब समझ में नहीं आएगा, कंप्रेसिव का फिर भी समझ सकते हो, लेकिन टेंसाइल फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो टेंसाइल का मतलब हिंदी में होता है खींचना। तो ये उसी टाइप का फोर्स है कि हम जब बॉडी को दोनों साइड से खींचते हैं तो जो इसके कारण जो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, ये इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसका जो डायमीटर जो साइज होता है ना, वो रिडक्शन हो जाता है। तो ये इस टाइप का जो फोर्स होता है इसे टेंसाइल फोर्स बोलेंगे। और कंप्रेसिव में जो कंप्रेशन टाइप होता है कि दोनों साइड से दबा देते हैं तो इसका एरिया बढ़ जाता है, तो ये टाइप का फोर्स कंप्रेसिव फोर्स होता है। तो इस चीज़ के बारे में हम आगे वो जानेंगे, ये इसका डिटेल में है अभी। और ये पढ़ लिया था, स्ट्रेस पढ़ लिया था, और उसके स्ट्रेस के बाद हमने शायद उसका टॉपिक पढ़ा था कि कौन कौन से टॉपिक हमको करने हैं, ये चीज़ें। और एक मोमेंट के बारे में भी था कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट एफ नेट जीरो होना क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया था। आपको अब यहाँ पे बेल आइकन नज़र आएगा तो यहाँ से आप पूरा वीडियो वो देख लेना, फिर उसके बाद ही ये वीडियो देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो शुरुआत हम करते हैं कि अब एक और बात समझ में आई मुझे कि मैंने देखा नेट पे देख रहा था मैं कि RS MSB की
जो जेई मैकेनिकल की क्लास है ना, उसकी कोई क्लासें ही नहीं चल रही। सब या तो कोई प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा है, या ज़्यादातर तो सिविल वाले हैं, सिविल के करवा रहे हैं कि सिविल की वैकेंसी है, या कोई पेड कोर्स करवा रहा है इस RSMSB की। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनकी भी एक रेगुलर क्लास लूँ, RSMSB जेई की स्पेशल, ताकि जो मैकेनिकल के बच्चे हैं उनको अच्छा सा नॉलेज हो और वो आगे बढ़ सके, जो बिना कोचिंग के कर रहे हैं। तो मैंने शुरुआत तो मेरा यूँ है कि फ्लूइड मशीनरी जो सब्जेक्ट है उसका वो शुरू करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगा। उसमें और जो भी करूँगा मैं, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करूँगा, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कंप्लीट करने में और इजी भी हो जाएगा। और साथ में प्रैक्टिस सेट भी करूँगा, ताकि और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जितना पॉसिबल होगा मैं उतना करवाऊँगा। ये RSMSB जेई की जो भी क्लास है, तो मैं इसमें फ्लूइड मशीनरी चालू करूँगा, जल्द ही करूँगा। अभी पता नहीं क्या करूँगा। अभी तो मैं और एक और अनाउंसमेंट करनी थी कि रिवीजन हो गया हमारा, RSMSB के बारे में जानकारी ले ली और आपको बता दिया कि मैंने कि ये नया सब्जेक्ट चालू कर रहा हूँ। और कईयों को ये प्रॉब्लम थी कि वॉइस कम आ रही है, अंधेरा ज़्यादा है, तो मैं जल्दी इसकी शुरुआत करूँगा नई, और फिर से इसको लाइट में करूँगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अंधेरे में ही कर रहा हूँ। फिर भी नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं ईयरफोन ले आऊँगा, उससे वॉइस भी अच्छी आएगी। ठीक है, और शुरुआत कर रहा हूँ। शुरू करते हुए हम सोम की शुरुआत करते हैं, जो हमने की थी। तो हम कहाँ से चालू हुए थे? हमारा एंड ऑफ द लेक्चर जो था, हमारा एंड ऑफ लेक्चर ख़त्म हुआ था स्ट्रेस के बारे में, और इंजीनियर स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेस हमने वहाँ कुछ जिक्र किया था उसका, कि टाइप ऑफ स्ट्रेस कितने होते हैं। तो हमने उसमें दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, दूसरा होता है ट्रू स्ट्रेस। तो और बेसिकली ये जो टाइप है दोनों, ये एक तरह से एरिया के बेस ऑफ एरिया, इसमें एरिया बेस होता है कि एरिया के ही मतलब कि एरिया के आधार पर हमने इसको टाइप में बांटा है। दो टाइप में बांटा है, इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में आपको मैंने बताया था कि इसमें जो भी हम एरिया लेते हैं किसी चीज़ का, वो हम ज़्यादातर बेसिकली एवरेज एरिया लेते हैं, जिसे जनरली इसको सिग्मा लिखते, सिग्मा इजिकल टू P अपॉन एरिया ओ। ये जो है वो ओरिजिनल एरिया है जो हम इसका लेते हैं। जो भी रोड है या बार है उसका हम लेते हैं ओरिजिनल एरिया। इसी प्रकार ट्रू स्ट्रेस में से वो जनरली डिनोट करते हैं सिग्मा T से। तो इसमें जो हम एरिया लेते हैं वो इंस्टेंटेनियस लेते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब मैंने आपको उस लेक्चर में बता दिया है, अगर समझना हो तो उसको वापस देखें। फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ कि इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि हर उस पॉइंट पर हम एरिया लेंगे। हर पॉइंट पर, कोई भी किसी एक जगह पर मान लो कि हमने इस पॉइंट से लिया तो इसका एरिया पकड़ेंगे। अब इस पॉइंट का तो इसका एरिया, हर इंस्टेंट का मतलब कि हर
लोकेशन मतलब किसी भी बारीकी सी जानकारी के लिए हम इंस्टांट नहीं लेते, पर ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही हर चीज़ का एरिया निकालने लग जाएंगे तो हम बेसिकली इतना नहीं कर पाएंगे कि फिर से तो इन्फिनिटी हो गया कि हर एरिया को देखो, हर करो, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम जनरली, इसलिए इसे हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। इसकी वजह यही है कि हम हमारे लिए जो काम आता है मैक्सिमम यही इंजीनियरिंग स्ट्रेस काम आता है, और ट्रू स्ट्रेस इतना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो अब हमने स्ट्रेस पढ़ लिया था, और एक और चीज़ बतानी रह गई थी इसमें मुझे कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस का जो जनरली हम इसको लिखते हैं सिग्मा इजिकल टू पी अपॉन पी, जो है फोर्स है, तो या तो टेंसाइल हो सकता है या कंप्रेसिव हो सकता है, पी अपॉन एरिया जो ओरिजिनल है। इसी प्रकार ट्रू स्ट्रेस जो सिग्मा टी है उसको पी अपॉन ए आई से लिखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में एक रिलेशन है कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक रिलेशन है। ये इस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है ये हमारे डिज़ाइन ऑफ मशीन में भी आएगी, और क्योंकि डिज़ाइन ऑफ मशीन भी सेम इसी का पार्ट है, उसमें भी अलग अलग टाइप से फेलियर्स आते हैं, वो भी सोम का ही पार्ट होता है, और उसमें गियर्स का डिज़ाइनिंग होती है, अलग अलग होती है। तो ये भी एक तरह का डिज़ाइनिंग पार्ट है, उसमें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या रिलेटिव होता है, कि इसका रिलेशन होता है। ये जनरली हमें न्यूमेरिकल्स मतलब कि MCQ में पूछ सकते हैं कि सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस एप्सिलॉन। ये हमारा एक रिलेशनशिप होता है। ये होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ये स्ट्रेन होता है। तो ये सिंपली एक रिलेशनशिप होता है ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में। तो अब हम एक और बात मुझे कहनी थी आपसे कि जो RSMSB इसमें मैंने इसलिए डाला है RSMSB JEE, बिकॉज जो जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि सोम हर उस एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो JEE हो, SSC JEE हो, IAS हो, और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मैकेनिकल, सोम तो हर जगह कंपलसरी ही है, क्योंकि ये कहीं नहीं छूटती है। बस यूँ है कि आपको सिलेबस देखना होगा कि कौन से टॉपिक उसमें है और कौन से नहीं है। अगर आप सिलेबस देखोगे ना, तो जैसे RSMSB में थोड़ा सा कम सिलेबस है, तो मैं उसकी भी सोच रहा हूँ कि उसके लेक्चर्स अलग ला लूँ, या मैं इसी में भी डाल देता हूँ, ताकि मैं आपको बता दूँगा कि कौन सा इससे रिलेटेड है और कौन सा नहीं। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार इसकी भी कोई हो तो लेक्चर हो तो प्रोवाइड कराओ, तो मैं सोच ही रहा हूँ कि इसमें भी मैं करवा देता हूँ कि भाई इस बार में उसकी तैयारी भी हो जाएगी आपकी। तो अब हम नया लेक्चर पढ़ेंगे। हमारा अभी दूसरा लेक्चर होगा। हमने जो था रिवीजन वो कर लिया है, और बचा कुचा पार्ट था वो भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। हम लास्ट में ये बता रहे थे, हमारा लास्ट में ये चल रहा था कि स्ट्रेस को एक अलग टाइप से डिवाइड किया जाता है, वो तो एरिया के बेस पे था। अब स्ट्रेस को हम एक अलग टाइप से डिवाइड करते हैं। स्ट्रेस जो होता है वो बेसिकली, जो रियल में स्ट्रेस जो होता है ना हमारा, वो बेसिकली दो टाइप से होता है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उसके हिसाब से। अगर फोर्स नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल स्ट्रेस एक तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, मैं आपको नॉर्मल का मतलब भी बता दूंगा, और क्या होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो चीज़ भी मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। सॉरी फिर से बोल रहा हूँ। स्ट्रेस जो होता है दो टाइप का होता है, नेट नॉर्मल स्ट्रेस, और सेकंड आता है शियर स्ट्रेस।
चीज़ों से। और आपको ये भी पता नहीं होगा कि शियर का मतलब होता क्या है, कि शियर स्ट्रेस होता कैसा है। और नॉर्मल भी आप समझते होंगे कि ये कहीं नॉर्मल डायरेक्शन में लगता हुआ ऐसे। तो इसका भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा बेसिक के साथ, ताकि आप अच्छे से समझ में आए। तो एक और बात है कि इसी नॉर्मल स्ट्रेस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है अपना बेंडिंग स्ट्रेस। ये डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक बेंडिंग स्ट्रेस। और इसी प्रकार शियर स्ट्रेस भी दो टाइप से होते हैं। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। और एक होता है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। तो ये होते हैं टाइप्स। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, टॉर्जनल क्या होता है। ये चीज़ें भी आपको इन चीज़ का बेसिक समझना होगा। बेसिक पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, टॉर्जनल का मतलब क्या हुआ और शियर का मतलब क्या हुआ। ये वर्ड कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं एक स्टूडेंट को। उनको समझ में नहीं आता कि कैसे है ये। उनको इसका अगर बिना इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते वो इमेजिनेशन भी करते हैं तो वो गलत इमेजिनेशन कर देते हैं, जिससे उनको समझने में मुश्किल होती है। तो मैं आपको इसका अच्छे से समझाऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है, कम्प्लीटली एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो। तो इस चीज़ के बारे में अभी बताऊंगा। पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये किसके कारण होता है। ये ड्यू टू द एक्सियल फोर्स के कारण होता है। अभी एक्सियल भी समझ में नहीं आएगा आपको। और ये होता है ड्यू टू बेंडिंग आप समझते होंगे कि आप किसी चीज़ को मोड़ रहे हो तो एक तरह का बेंड हो गया, तो ये ड्यू टू बेंडिंग के कारण होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस है वो ड्यू टू शियर फोर्स के कारण, डायरेक्ट स्ट्रेस आता है। और टॉर्जनल स्ट्रेस अपने ड्यू टू टॉर्क इसी कारण आता है। तो एक तो चीज़ है कि एक्सियल फोर्स क्या होता है, एक बेंडिंग क्या होती है। बेंडिंग तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार जानकारी दे दूंगा। एक शियर क्या होता है और एक टॉर्क क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम एक्सियल फोर्स होता क्या है। सिंपली मीनिंग से ही पता चल रहा है कि ये डायरेक्शन हमारी इस तरीके से एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। एक्सियल फोर्स का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में वो चीज़ है, ये कोई बार है, बाहर कुछ भी हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कुछ भी। तो ये जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अगर फोर्स हो तो वो एक्सियल फोर्स होता है। तो ये फोर्स एक्सियल फोर्स मतलब कि इसके एक्सिस के अलोंग चला जाए। एक्स डायरेक्शन हो सकती है, वाई डायरेक्शन हो सकती है, वो जेड डायरेक्शन हो सकती है। कौन सी डायरेक्शन में जो लग रहा है, जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो उसका एक्सियल फोर्स हो जाएगा। तो ये आपका एक्सियल फोर्स का डाउट तो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आगे वो समझा दूंगा, आगे वो डिटेल में आएगा इसका। सेकंड आता है अपने बेंडिंग। तो बेंडिंग तो आपको नॉर्मली ही पता होगा। आप चल लोहे की रॉड लो और हाथों से इसको मोड़ दो, तो आपको जनरली आपके बोली में ही आता होगा कि ये बेंड होगी, यहाँ से यहाँ बेंड होगी। तो ये भी यही चीज़ होती है कि ये जो फोर्स आया है बेंडिंग स्ट्रेस का, किस वजह से आया, बेंडिंग फोर्स की वजह से, बेंडिंग की वजह से कि हमने इसको बेंड किया। तो ये इसको रोकने के लिए, बेंड को रोकने के लिए जो स्ट्रेस लगा उसे ही हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। अब ड्यू टू शियर स्ट्रेस, अब शियर का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको शेयर का मतलब समझाता हूँ। शेयर का मतलब होता है कि अगर कोई दो चीज़ें हैं, जैसे कोई प्लेट है, कोई इस टाइप से कोई प्लेट है, दो प्लेट,
वो दोनों आपस में ओवरलैप है, चिपकी हुई है, वो नीचे है और यहाँ से बीच में एक वो कील। तो इसे हम डिजाइनिंग करते हैं। एक तरह का फास्टनर होता है, फास्टनर लगा होता है। तो एक तो इस साइड, ये ऊपर साइड होता है, एक इस साइड में फोर्स लगता है और इस साइड में फोर्स लगता है। तो इसके कारण जो इस एरिया में, जो यहाँ पे एरिया है, वहाँ पे कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस लगता है। ये एरिया मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कुछ इस टाइप से है कि इधर से भी फोर्स आ रहा है, इधर से भी फोर्स आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर एरिया में जो आपस में देखा जाए तो ये अपने ये है, हाथ भी रखते ना, तो ये जो घिंचा था ना सरफेस के कारण जो अपने सरफेस जो रोक रही है इस चीज़ को, जहाँ से स्ट्रेस लग रहा है सरफेस में, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसको कि हट जाए, पर ये जो फोर्स लग रहा है इसको रोक रहा है। तो ये चीज़ इसी वजह से हो रही है। तो ये शियर स्ट्रेस होता है जनरली। अब अगर आप दो उंगली हाथों को लेके ना इसको टाइटली दम लगा के यूँ रगड़ोगे तो मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना हाथ भी उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कि रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे हाथ में भी इस टाइप से रहता है कि घर्षण रहता है, वरना हमारे हाथ का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, शेड्यूल ऐसे ही बनाया। अब ये हो गया बात, ये भी समझ में आ गया वो। अब टोर्जनल आप जनरली समझ लीजिए, ये हमारा पेन है। तो अगर इस साइड से मैं फोर्स लगाता हूँ, मैं एक इस साइड से लगाता हूँ, एक इस साइड से लगाता हूँ, दोनों अपोजिट साइड में अगर यूँ लगाते हैं और ये पेन जो है वो मुड़ने लगता है, मतलब ये मुड़ के, ये तो प्लास्टिक है, बाकी अगर रबर होता तो ये इस टाइप से यहाँ बेंड आ जाता है। तो ये इस बेंड टोर का मतलब ही होता है घूमना। पहले हम इस साइड से घुमा रहे हैं, इस साइड से घुमा रहे हैं, दोनों के कारण जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है, इनको रोक रहा है, बेंड होने से रोक रहा है, वो होता है हमारा टोर्जनल। ये टोर के कारण होता है, क्योंकि टोर का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को घुमाते हैं और मान लो एक साइड से घुमाते हैं तो एक कंडीशन होती है कि हमारी कि सेम साइड से उसके अपोजिट साइड में फोर्स लगना चाहिए। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे बेंडिंग आने लग जाएगी। तो ये टोर के कारण इसे बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब हम नया चालू करते हैं। स्ट्रेस पढ़ लिया, नॉर्मल, डायरेक्ट, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब नया टॉपिक पढ़ते हैं। पहले तो एक्सियल फोर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि ये आपको शायद ही समझ में आया होगा एक्सियल फोर्स होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सियल फोर्स के बारे में समझा देता हूँ, एक्सियल फोर्स होता क्या है। एक्सियल फोर्स समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमारी कोई एक बार है, कोई भी बार मान लो है। अगर जो फोर्स एक्सिस के अलोंग लगता है, मतलब एक्सिस के सारे जैसे एक्सिस है इस साइड में, तो इस साइड में लगता है, तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं एक्सियल फोर्स। और शियर फोर्स जो हमारी सरफेस है, जो इतनी सरफेस है इसके अलोंग लगता है। अलोंग का मतलब ही होता है उसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो है। तो सरफेस के अलोंग अगर लगता है इस टाइप से फोर्स, तो वो होता है शियर फोर्स। ये चीज़ आपको समझ में आ गई हुई। और एक और चीज़ होती है, इसमें हमें समझनी होगी कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है एक तो, और एक होता है ट्रांसफर एक्सिस। दो टाइप्स होते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स का? तो वही है कि नहीं मतलब कि इसको समझना ज़रूरी है। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब कि अगर फोर्स इस साइड में लग रहा है, डायरेक्शन जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, जिस दिशा में रोड है उसके डायरेक्शन में लगेगा।
ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। ये इसका हम फ्रंट व्यू निकालते हैं तो कुछ इस टाइप से निकलेगा फ्रंट व्यू। तो इसके परपेंडिकुलर, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो लगता है उसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, ये रोड है तो इसके परपेंडिकुलर लगता है। तो जनरली हम बोलते हैं कि अगर कपल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लगता है, टॉर्क की मैं डिफिनेशन देता हूँ कि अगर कपल, टॉर्क की एक डिफिनेशन की टॉर्क में दो कपल लगते हैं, हम रोड मोड़ते हैं, रोड में तो एक साइड मोड़ेंगे एक साइड मोड़ेंगे। तो अगर तो ये एक तरह का कपल है, दो फोर्स है, तो ये कपल हो गए, दो कपल फोर्स है। तो कपल फोर्स अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लगता है, अबाउट मतलब इसके चारों ओर लगता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो इसके अबाउट के चारों ओर लगता है, तो हम बोलेंगे उसे टॉर्क। इसी प्रकार बेंडिंग का ये सीन है कि अगर कपल ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट लगता है तो इसे बोलेंगे बेंडिंग। क्योंकि देखा जाए तो ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं इस साइड में जाएगा, कहीं साइड इस साइड में आएगी। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है तो इसमें कैसे लगेगा, टॉर्क है तो टॉर्क तो इस टाइप से लगेगा, ये इस साइड घुमा रहा है, इस साइड घुमा रहा है तो ये घूमता है इस साइड में। इसी प्रकार बेंडिंग होगा तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो ये बेंड होगा कहीं ना कहीं, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। और कपल का मतलब आप जानते ही हो, आपने 10th-12th में ही पढ़ा होगा कि एक फोर्स एक फोर्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चलता है, एक डायरेक्शन में, तो ये एक तरह का एक रोटेशनल मूव बना लेता है कि घुमा देता है चीज़ों को। तो आपने एग्जाम्पल वो झूला भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक इस साइड रहता है एक साइड ऊपर जाता है, तो वही है कि रोटेट करा देता है कपल। ठीक है, मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ कपल क्या होता है। तो कपल की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैं आपको बोल देता हूँ, आप कपल लिख लेना, वरना मैं बाद में होगा तो नोट्स दे दूँगा अगर ज़्यादा डिमांड हुई तो लिख लीजिए। कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस, अ कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड oppositely directed and displaced by a perpendicular distance। या फिर दूसरी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, a physical quantity that gives rotation to the cross section area। समझ में आ गया, रोटेशन देती है जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो that gives rotation to the cross sectional area। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, कौन सा करते हैं अपन। एक छोटा सा एग्जांपल है वो बता देता हूँ ताकि आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इस टाइप से है, देखिएगा हमारा ये क्वेश्चन है। ये पहले ये गेट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। आपको नॉर्मली वैसे तो RSM में तो इतने टफ नहीं आते, फिर भी आप अगर गेट लेवल करोगे तो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा और आपको इजी लगने लग जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन कुछ ही सिंपल ही, ज़्यादा नहीं है, टफ नहीं है। तो हर रोड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 × 10 mm स्क्वायर में है, इस कैरिंग एंड एक्सियल टेंसाइल लोड। एक्सियल का आप समझ गए होंगे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें इन चीज़ों के बारे, इन वर्ड के बारे में जानकारी हो। तो एक्सियल का मतलब जो किसी डायरेक्सिस में चल रहे हो, और टेंसाइल का मतलब आप जानते हो कि इस साइड में जाते हैं दोनों, तो टेंसाइल में होगा। तो कोई इस टाइप से होगा कि एक्सियल टेंसाइल लोड ये होगा 10 kN। स्ट्रेस है तो दोनों साइड में फोर्स सेम ही होगा। ठीक है, और द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इज गिवन बाय। तो हमें इसमें स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या है वो चीज़ निकालनी है। हमको इसका एरिया दे रखा है 10 mm और इसका एरिया 10 mm दे रखा है, पूरा एरिया ये कुछ ऐसे ही है, 10 mm दे रखा है।
तो हमें टेंसल स्ट्रेस के बारे में निकालना है। तो सिंपली इसका एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। पी अपने को दे रखा है अपने को 10 न्यूटन, और एरिया दे रखा है अपने को, पी अपने को 10 किलो न्यूटन दे रखा है, और एरिया दे रखा है अपने को 10 × 10 100 मिलीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। तो हम जब इसमें डिवाइड करेंगे P/A करेंगे, 10 किलो को अगर चेंज ना करें, चलो ठीक है, किलो न्यूटन ही रहने देते हैं, और 100/100 तो ये 0.1 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, गीगा पास्कल। अगर इसको मेगा पास्कल में चेंज करना है तो क्या होगा, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दो तो 1000 का गुणा कर दो, 1000 का गुणा करेंगे 0.1 में, ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसको, तो ये मेगा पास्कल हो जाएगा। तो ये अपना 100 मेगा पास्कल हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल था एक छोटा सा, जो आपको समझ में आज गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। हम अब पढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट टॉर्क के बारे में, कि ये चीज़ क्या होती है। और आपको एक स्ट्रेंथ चीज़, ये जो उस टाइम पे उन्होंने इंजीनियरिंग स्ट्रेस उसमें रिलेशन था ना, सिग्मा T = σ1 + ε। तो ये चीज़ क्या होती है, स्ट्रेन होती है। तो ये चीज़ भी हमने अब पढ़ेंगे कि स्ट्रेन होता क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले तो आपको मैंने बेंडिंग मोमेंट भी बताना कि बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं आती तो हम सवाल नहीं कर पाते। कपल तो आपको समझ में आ गया होगा, कपल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, कपल आ गया होगा, ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा है हमारा टेंसाइल, भी पता चल गया होगा टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेस जो इस डायरेक्शन में जो इसको खींचता है, वो इसको जो रोकता है वो टेंसाइल स्ट्रेस होता है। और कंप्रेसिव में कंप्रेशन के कारण जो स्ट्रेस लगता है उसे कंप्रेसिव, ये भी आपके हो गया। अब पढ़ते हैं हम बेंडिंग मोमेंट। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। एक बेंडिंग मोमेंट पढ़ना है। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आपके इसमें डायग्राम भी होते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझ जरूरी होता है। हमारा वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो हम ऐसा करते हैं कि आज के दिन बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क के बारे में समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट वापस दूसरे लेक्चर में हम वापस नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि आज तो उसका भी बताया था मैंने कि फिर मैं कौन सा नया लेक्चर डाल रहा हूँ, कौन सी क्लासेस चालू कर रहा हूँ। क्लासेस नहीं, मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक, वो सब्जेक्ट क्लियर करूँगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो मैं अब शुरू करता हूँ बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट और एक होता है TORQE टॉर्क। वैसे तो मैंने समझा था कि बेंडिंग और टॉर्क के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी बेंडिंग मोमेंट होता क्या है और टॉर्क होता क्या है ये आपको समझा देता हूँ। बेंडिंग तो नॉर्मली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बेंडिंग वही है कि अगर आप हाथों से किसी रोड को यूँ दम लगा के करते हैं तो वो रोड कुछ यूँ मुड़ जाती है, तो ये चीज़ ही होती है बेंडिंग मोमेंट। इसी को हम इंजीनियरिंग भाषा में कैसे बोलते हैं वो चीज़ आपको बताऊंगा। और टॉर्क में तो वही है कि अगर आप रोड लेंगे, रोड को घुमाएंगे तो जो इसके कारण जो है ट्विस्ट हो जाएगी, मतलब इसमें गठन टाइप आ जाएगी, तो इसे हम टॉर्क ही बोलेंगे। गठन टाइप आ जाती है तो ये टॉर्क होता है, सिंपल ही होता है। ये तो सिंपल लैंग्वेज में है। अब बेंडिंग में कैसे बोलते हैं, तो हमने बताया था कि एक्सियल फोर्स होता है, ट्रांसफर फोर्स होता है। ट्रांसफर फोर्स जो परपेंडिकुलर लगता है, लॉन्गिट्यूडनल जो एक उसी डायरेक्शन में लगता है। तो यही बात है कि इसकी डेफिनेशन लिख लो बेंडिंग मोमेंट की,
कि एक तो इसमें ये क्या दोनों फोर्स अलग अलग दो साइड में लगते हैं, तो ये भी एक तरह का कपल है। तो अ कपल इज सेड टू बी अ बेंडिंग मोमेंट लिखना है। अ कपल इज सेड टू बी बेंडिंग मोमेंट व्हेन plane of the couple is perpendicular to the plane of cross section. Plane of the couple is perpendicular to the plane of cross section. क्रॉस सेक्शन जो भी होता है ये इसका अगर फ्रंट व्यू लेते हैं तो ये क्रॉस सेक्शन जो भी इसका एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको मैंने समझाया था लेक्चर में, देख लेना। जो हम क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी लेते हैं वो मिनिमम लेते हैं। मिनिमम लेने का कारण होता है क्योंकि हमें स्ट्रेस मिनिमम करना है। स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा ना। इस एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि हम स्ट्रेस कम लेंगे ना। मैं देख लेता हूँ, क्या मैं भी भूल गया हूँ। तो हम बात कर रहे थे हाँ, हम एरिया क्रॉस सेक्शन लेते हैं क्योंकि इसका एरिया जो होता है मिनिमम लेते हैं। अगर हम ये ले लेते हैं तो ये एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं ताकि हमें मिनिमम स्ट्रेस मिले उस चीज़ में और हमारी चीज़ें ब्रेक ना हो। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। तो और बेंडिंग मोमेंट मैंने आपको लैंग्वेज सुना दिया, तो वो लास्ट में था कि प्लेन ऑफ द कपल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? सेम वही मतलब हुआ ना कि बेंडिंग मोमेंट अगर परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा ये एरिया है, अगर इसके एरिया के परपेंडिकुलर होगा जो कपल लग रहा है, एक कपल ये एक कपल ये, तो क्या होगा? बेंड ही होगा आपसे। और इसी का जस्ट देखा जाए तो इसमें क्या होगा? कपल जो लग रहा है वो इसके सरफेस के अलोंग लग रहा है, इस एरिया के सरफेस के अलोंग लग रहा है, तो ये हमारा थ्रोट होगा। तो इसकी एक और डेफिनेशन भी बेंडिंग मोमेंट की, अ कपल इज सेड टू बी अ बेंडिंग मोमेंट व्हेन अ प्लेन ऑफ द कपल इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। ये होती है क्योंकि जनरली देखा जाता है किताबों में डेफिनेशन दे देंगे मगर इसको समझाने का तरीका नहीं बताएंगे, नहीं हमें कुछ समझ में आता है भाई ये एक्सिस क्या होती है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसका सिंपली एक बेसिक समझा दिया ताकि आपको ये समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली। और टॉर्क का भी आपको प्रैक्टिकली बता दिया है। तो अगर मैं बोल दूँ भी डेफिनेशन की कि व्हेन कपल एक्ट्स अबाउट क्या बोलते हैं? अबाउट मतलब चारों। व्हेन कपल एक्ट्स, जैसे हम चारों लगा रहे अबाउट longitudinal axis, then it is said to be twisting couple और टॉर्क। इसे बोलते हैं ट्विस्टिंग कपल क्योंकि देखा जाता है टॉर्क से क्या होता है? ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्ट होता है ना कि वो जो घुमावदार हो जाता है वैसे बेंड आता है। तो ये चीज़ भी एक नोट में लिख लेना कि टॉर्क हमें क्या देता है? टॉर्क से हमें ट्विस्टिंग मिलती है और बेंडिंग मोमेंट से हमें बेंडिंग मिलती है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अभी तो बहुत टाइम हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्लास से नया लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपको कैसा लेक्चर कैसा लगा? कोई गलती हुई हो तो मुझे बताएं मैसेज कमेंट करके, और ये भी बताएं कि मैं क्या इसमें अच्छा करूं, कुछ इम्प्रूवमेंट की जानकारी भी दें क्योंकि सीखना सबको है, मुझे भी सीखना है और आपको भी सिखाना है। तो ये चीज़ भी बताना और सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो नोटिफिकेशन में नया लेक्चर बनाऊंगा ना तो वो आपको डायरेक्ट मिल जाए, आपको टाइम नहीं लगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।
और कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू, बाय।